Hello students, today we will start our new chapter Biomolecules. ओके तो सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है, ये बायोमोलिक्यूल्स का हमारे लाइफ में क्या रोल है, ये पता करना ज़रूरी है। फिर हम लोग देखेंगे ये चैप्टर में कि कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स को हम लोगों को पढ़ना है। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या है? तो बायोमोलिक्यूल्स आर लाइफलेस मॉलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल्स कैसे है? लाइफलेस मॉलिक्यूल है, मतलब जिनकी कोई भी लाइफ नहीं होती है, बट ये एक दूसरे के साथ में ऐसे स्पेसिफिक मैनर में कंबाइन होते हैं कि जिससे क्या होती है, लाइफ प्रोड्यूस होती है या फिर बायोलॉजिकल रिएक्शंस कंट्रोल होती है। ओके, तो याद रखो बायोमोलिक्यूल्स कैसे है, लाइफलेस मॉलिक्यूल है, बट वो एक दूसरे के साथ में ऐसे कंबाइन होते हैं कि जिससे लाइफ प्रोड्यूस होती है या फिर बायोलॉजिकल रिएक्शन कंट्रोल होती है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। अ लिविंग सिस्टम ग्रोथ सस्टेन्स एंड रिप्रोड्यूसेस इटसेल्फ। राइट, लिविंग सिस्टम जो होती है वो ग्रो भी होती है, सस्टेन भी होती है और खुद से क्या करती है, रिप्रोड्यूस भी करती है। द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट अ लिविंग सिस्टम is that it is composed of non-living atoms and molecules. ओके, लिविंग सिस्टम की मोस्ट अमेजिंग थिंग क्या है? जो हमारी लिविंग सिस्टम है वो किससे बनी है? वो नॉन लिविंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल से बनी है। मतलब लिविंग सिस्टम क्या होती है, ग्रो हो रही है, सस्टेन रह रही है और रिप्रोड्यूस भी कर रही है खुद से। बट सबसे मेन इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि ये जो लिविंग सिस्टम है वो नॉन लिविंग एटम एंड मॉलिक्यूल से कंबाइन हुई है या मॉलिक्यूल से बनी है। राइट, नॉन लिविंग एटम मतलब जिनकी लाइफ नहीं है, नॉन लिविंग मॉलिक्यूल लाइफलेस मॉलिक्यूल से कंपोज हुई है। The pursuit of knowledge of what goes on chemically within a living system fall in the domain of biochemistry. Okay, तो लिविंग सिस्टम में केमिकली क्या हो रहा है इसका नॉलेज हम लोगों को बायोकेमिस्ट्री फील्ड में मिलता है। जैसे केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, राइट, लाइकवाइज बायोकेमिस्ट्री इज ऑल्सो ब्रांच ऑफ साइंस, जहाँ पे लिविंग सिस्टम में केमिकली क्या होता है उसका नॉलेज दिया जाता है। Living systems are made up of various complex biomolecules like carbohydrate, proteins, nucleic acid, lipids, etc. अपनी जो living system है कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल से बनी है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स जैसे। प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ आवर फूड। राइट, हम डेली जो खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, तो ये हमारे फूड का इसेंशियल हिस्सा है। These biomolecules interact with each other and constitute the molecular logic of life process. ये बायोमोलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में इंटरैक्ट होते हैं और हमारे लाइफ प्रोसेसेस को आगे बढ़ाते हैं। In addition, some simple molecules like vitamins and mineral salts also play an important role in the functions of organism. Okay, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स के अलावा भी विटामिन और मिनरल सॉल्ट्स रहते हैं, वो भी हमारे लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सम ऑफ दिस बायोमोलिक्यूल्स आर डिस्कस इन दिस यूनिट। तो ये यूनिट में हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब के बारे में स्टडी करना है। ओके, और ये सारी चीज़ें हमारे लाइफ के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है ये भी देखना है। तो सबसे पहले हम लोग बायोमोलिक्यूल्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं कि क्या होता है बायोमोलिक्यूल्स का क्लासिफिकेशन। तो देखो बायोमोलिक्यूल्स, द लाइफलेस मॉलिक्यूल विच कंबाइन इन स्पेसिफिक मैनर टू प्रोड्यूस लाइफ और कंट्रोल बायोलॉजिकल रिएक्शन। बायोमोलिक्यूल्स कैसे है, दीज आर द लाइफलेस मॉलिक्यूल, ये एक दूसरे के साथ में स्पेसिफिक मैनर में कंबाइन होते हैं जिससे वो लाइफ को प्रोड्यूस करते हैं या फिर बायोलॉजिकल रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, फैट्स एंड ऑयल्स, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स, विटामिन्स, मिनरल सॉल्ट्स एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स आर ऑफ टू टाइप्स। बायोमोलिक्यूल्स दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज द सिंपल बायोमोलिक्यूल्स एंड सेकंड वन इज द मैक्रोमोलिक्यूल। सिंपल बायोमोलिक्यूल्स एग्जाम्पल
वाटर, मिनरल सॉल्ट, विटामिन, शुगर, गैसेस एक्सेट्रा सिंपल बायोमोलिक्यूल्स, मतलब जो हम लोगों को इजीली ऑब्टेनेबल है, वाटर, मिनरल सॉल्ट, विटामिन, शुगर, गैसेस एक्सेट्रा, दीज आर द सिंपल बायोमोलिक्यूल्स. Then macromolecules, these are obtained from the reaction of simple molecule. मैक्रोमोलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्शन करके जो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं वो क्या रहेंगे, मैक्रोमोलिक्यूल्स. एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स एंड ऑयल, न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स. तो सिंपल मॉलिक्यूल्स ये क्या रहेंगे, लो मॉलिक्यूलर वेट वाले मॉलिक्यूल्स, एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले मॉलिक्यूल्स. ओके. देन इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स के क्या इंपॉर्टेंट्स है. बायोमोलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच कंबाइन इन अ पर्टिकुलर फैशन टू गिव कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस which help to sustain life and produce identical daughter cell and plays an important role in the functions of an organism. Okay, बायोमोलिक्यूल्स कैसे मॉलिक्यूल्स है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है. बायोमोलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच कंबाइन इन अ पर्टिकुलर फैशन, वो एक दूसरे के साथ में एक पर्टिकुलर फैशन में कंबाइन होते टू गिव कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, जिससे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस मिलते हैं, और वही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हमें लाइफ सस्टेन करने के लिए हेल्प करते हैं. एंड वो क्या करते, आइडेंटिकल डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करते, मतलब अपने जैसे और डॉटर सेल्स को बनाते, एंड वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑर्गेनिज्म के फंक्शंस में. तो देखते हैं फिर ये जो बायोमोलिक्यूल्स है कैसे कौन सा रोल प्ले करते. सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ फूड एंड सोर्स ऑफ एनर्जी. ओके, कार्बोहाइड्रेट्स कैसे है, मेजर कंस्टिट्यूएंट है फूड के और सोर्स ऑफ एनर्जी. प्रोटीन हेल्प इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ लिविंग बींग, प्रोटीन लिविंग बींग के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है. दे आर इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ स्किन, हेयर, मसल्स. Enzyme which catalyze chemical reactions that takes place in cell are protein. जो एंजाइम केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं, जो एंजाइम जो सेल में केमिकल रिएक्शन होती है उसको कैटेलाइज करते हैं, उन एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन्स. लिपिड, फैट्स एंड ऑयल्स फंक्शंस एज अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी. राइट, लिपिड्स क्या होते हैं, स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी. न्यूक्लिक एसिड, the ribonucleic acid RNA and deoxyribonucleic acid DNA are responsible for the genetic characteristics and synthesis of protein. न्यूक्लिक एसिड दो तरीके के होते हैं, एक होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, दूसरा होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, मतलब आरएनए और डीएनए. तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. राइट, डीएनए जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डीएनए जीन ट्रांसफर करता है, एंड आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो ये क्या हुआ, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. ठीक है, तो ये चैप्टर में हम लोगों को बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ना है, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना है, न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है, विटामिन्स पढ़ना है, हार्मोन्स पढ़ना है, एंजाइम्स पढ़ना है, इन सब के बारे में पढ़ना है. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में. ठीक है, अभी एक बात ध्यान में रखो, ये कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे तुम्हारे एनसीईआरटी या चाहे तुम्हारे सीबीएसई के एग्जाम के लिए समझो, चाहे नीट के लिए समझो, चाहे जेई के लिए समझो, ये कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है. तो तुम लोगों को कार्बोहाइड्रेट को बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से करना है. ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट क्या कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स. तो देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में. Carbohydrates are primarily produced by plants and form a very large group of naturally occurring organic compound. कार्बोहाइड्रेट प्लांट से प्रोड्यूस होते हैं और वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं. सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर
केन शुगर, ग्लूकोज, स्टार्च एक्सेट्रा। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ कॉमन एग्जांपल्स है, वो कॉमन एग्जांपल्स कौन से है? केन शुगर, ग्लूकोज, स्टार्च। ओके, दीज आर द सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अभी कार्बोहाइड्रेट की हमको डेफिनेशन देखनी है। तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन शुरू के टाइम पे जब बहुत ज्यादा डिस्कवरी नहीं हुई थी, वो टाइम पे कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला के अकॉर्डिंगली की जाती थी। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला के अकॉर्डिंगली जब ज्यादा डिस्कवरी नहीं हुई थी, वो टाइम पे कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन की जाती थी। तो हम उसको क्लासिकल डेफिनेशन बोल सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट की हम कौन सी डेफिनेशन बोलेंगे? क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट की क्लासिकल डेफिनेशन कौन सी है। ओके, तो क्लासिकल डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट के लिए जनरल फॉर्मूला कहा जाता था CxH2O by Y। ओके, कार्बोहाइड्रेट के लिए जनरल फॉर्मूला क्या कहा जाता था? CxH2O by Y। मतलब कार्बन मॉलिक्यूल सराउंडेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल, ऐसे कहा जाता था। तो वाटर मतलब हाइड्रेट्स, तो इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया था? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्या नाम दिया गया था? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, फ्रॉम वेयर द नेम कार्बोहाइड्रेट वॉज डिराइव्ड। क्यों? बिकॉज मोस्ट ऑफ देम हैव अ जनरल फॉर्मूला CxH2O by Y। ये मैं तुम लोगों को क्लासिकल डेफिनेशन बता रही हूँ। ओके, शुरू के टाइम पे साइंटिस्ट ये कंसिडर करते थे कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है? CxH2O by Y। ओके, इसीलिए वो क्या बोलते थे कि ये कार्बन है जो वाटर मॉलिक्यूल से क्या है? सराउंडेड है, वाटर हाइड्रेट एंड वो कार्बन है, तो इसलिए उसका नाम क्या दिया गया है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, फ्रॉम वेयर द नेम कार्बोहाइड्रेट वॉज डिराइव्ड। ओके, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6 है। C6H12O6 को हम लोग हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन के फॉर्म में लिख सकते C6H2O by 6 हो गया। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। ये जनरल फॉर्मूला में फिट हो रहा है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं C6H2O by 6। अब शुगर का फॉर्मूला क्या है? C12H22O11। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ शुगर। इसको भी हम लोग हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन के समान लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे? C12H2O by 11। तो साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि कुछ जो फॉर्मूले हैं ये जनरल फॉर्मूले के साथ में मैच हो रहे हैं। मतलब ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन फॉर्म में C6H2O by 6। या शुगर का फॉर्मूला C12H22O11 है, तो हम इसको भी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन के समान लिख सकते हैं C12H2O by 11। ओके, तो इसीलिए उन्होंने क्या बोला? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कार्बोहाइड्रेट्स को। ये हो गई क्लासिकल डेफिनेशन। बट जरूरी नहीं है कि हर कोई मॉलिक्यूल जो ये जनरल फॉर्मूले को पोजेस कर रहा है, हर कोई मॉलिक्यूल जो ये जनरल फॉर्मूले को पोजेस कर रहा है, या हर कोई मॉलिक्यूल ये जनरल फॉर्मूले में फिट बैठ रहा है, वो कार्बोहाइड्रेट ही हो। जैसे फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, CH3COOH इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। ये भी ये फॉर्मूले में बन रहा है, 2 कार्बन है, C2, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, C2H2O by 2। बट एसिटिक एसिड इज द कार्बोहाइड्रेट? नो, ये तो एसिड है, राइट। इसका मीनिंग क्या है? ये जो क्लासिकल डेफिनेशन है वो फेल हुई। क्यों क्लासिकल डेफिनेशन फेल हुई? बिकॉज हर एक मॉलिक्यूल जो ये फॉर्मूले में, जनरल फॉर्मूले में फिट बैठता था, वो मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट नहीं था। जैसे एसिटिक एसिड जिसका फॉर्मूला C2H2O by 2 है। ओके, जैसे एसिटिक एसिड जिसका फॉर्मूला CH3COOH है, ये फॉर्मूले में फिट बैठ रहा है C2H2O by 2, बट ये एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या है? क्लासिकल डेफिनेशन फेल हो गई। ठीक है, कि हर मॉलिक्यूल जो ये जनरल फॉर्मूले में फिट नहीं बैठता वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बट कुछ ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट है जो ये जनरल फॉर्मूले में फिट नहीं बैठ रहे, फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट है। जैसे
फॉर एग्जाम्पल रेमनोज। ओके, ये देखो रेमनोज का फॉर्मूला है C6H12O5 इज अ कार्बोहाइड्रेट बट डज नॉट फिट इन दिस डेफिनेशन, राइट। अगर इसको इस डेफिनेशन में फिट करने की कोशिश की तो क्या लिखोगे तुम लोग, C6H12। ओके, मैं इसको H2O कर देती हूँ, ठीक है। हम लोगों को क्या बनाना है, 12 बनाना है, राइट। तो मैं 12 कैसे बनाऊंगी, बिकॉज यहाँ पे H12 और यहाँ पे O5 है। तो अगर मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया तो क्या होगा, हाइड्रोजन 10 हो गए और 2 हाइड्रोजन बच ही रहे हैं, राइट। तो इसीलिए ऐसे भी कुछ कार्बोहाइड्रेट है, ये जनरल फॉर्मूले में फिट नहीं होते, फिर भी वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट। समझ में आए। क्लासिकल डेफिनेशन में साइंटिस्ट लोगों ने क्या कहा क्लासिकल डेफिनेशन में साइंटिस्ट लोगों ने क्या कहा कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्यों, बिकॉज उसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CxH2O/Y। बट हमने ये देखा कि CxH2O/Y ये फॉर्मूले में फिट होने वाले सारे के सारे मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड। एंड कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे भी है जो ये फॉर्मूले में फिट नहीं होते, फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट है। मतलब कार्बोहाइड्रेट की क्लासिकल डेफिनेशन यहाँ पे क्या होती है, फेल्ड। और फिर न्यू डेफिनेशन आती है कार्बोहाइड्रेट की, जो नाउअडेज साइंटिस्ट ने की है। A large number of their reaction have shown that they contain specific functional group. कार्बोहाइड्रेट के फिर लार्ज नंबर ऑफ रिएक्शन करके देखे तो उससे क्या पता चला कि उनमें स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप है। तो फिर केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स में भी डिफाइंड एज, फिर कार्बोहाइड्रेट की नई डेफिनेशन आई। क्या था फिर कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट में बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव polyhydroxyaldehyde or ketones or the compound which produce such unit on hydrolysis. Okay, क्या ये नई कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन, the carbohydrates may be defined as optically active polyhydroxyaldehyde or ketones or the compounds which produce such units on hydrolysis. अभी हम ये डेफिनेशन का मीनिंग समझ लेते हैं। ओके, पहले ऑप्टिकली एक्टिव क्या है ये बताना है, फिर भी एक बार पहले सुन लो। कार्बोहाइड्रेट में बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सीअल्डिहाइड। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब उसमें मेनी OH ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे। क्या रहेंगे, मेनी OH ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब मेनी OH ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे। एंड क्या प्रेजेंट रहेंगे, एक तो भी अल्डिहाइड या फिर एक तो भी क्या प्रेजेंट रहेगा, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। समझ में आया। Carbohydrates may be defined as optically active polyhydroxyaldehyde और कीटोन। मतलब कार्बोहाइड्रेट में पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब बहुत सारे OH ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे और उसके साथ साथ एक तो भी अल्डिहाइड या एक तो भी कीटोन प्रेजेंट रहेगा, वो क्या रहेंगे, कार्बोहाइड्रेट। और द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस सच यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस, या फिर ऐसे कंपाउंड जो वाटर के साथ में रिएक्शन करके पॉलीहाइड्रोक्सीअल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन प्रोड्यूस करेंगे, वो भी क्या रहेंगे, कार्बोहाइड्रेट। समझ में आया। या फिर ऐसे कंपाउंड जो वाटर के साथ में रिएक्शन करके पॉलीहाइड्रोक्सीअल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन प्रोड्यूस करेंगे, वो भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट। अभी सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑप्टिकली एक्टिव मतलब क्या होता है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मतलब जिसमें असिमेट्रिक कार्बन एटम होता है, या फिर कायरल भी बोल सकते हो। ओके, असिमेट्रिक कार्बन एटम, या फिर तुम लोग उसको चीरल भी पढ़ सकते हो या फिर कायरल भी पढ़ सकते हो, ठीक है, CHIRAL। ओके, ऑप्टिकली एक्टिव मतलब जिसमें असिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट होना चाहिए, असिमेट्रिक या फिर कायरल कार्बन एटम। फिर असिमेट्रिक या कायरल कार्बन एटम मतलब ऐसा कार्बन एटम जो 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम के साथ में क्या हो, बॉन्डेड हो। कैसा, ऐसा कार्बन एटम वो 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम के साथ में बॉन्डेड हो, ऐसे कार्बन एटम को तुम लोग क्या बोलोगे, कायरल कार्बन एटम या फिर असिमेट्रिक कार्बन एटम। समझ में आया। तो वो कंपाउंड कैसे रहेगा, ऑप्टिकली एक्टिव। फिर हम इसको और एक बार ये भी देखते कि इसको ऑप्टिकली एक्टिव क्यों बोलेंगे। तो वो कंपाउंड एक दूसरे की क्या शो करेगा,
मिरर इमेज शो करता होगा तो वो क्या रहेगा तुम्हारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। वो कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेज शो करता होगा तो वो क्या रहेगा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। समझ में आया ऑप्टिकली एक्टिव मतलब क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मतलब उस कंपाउंड में कायरल कार्बन एटम या असिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट होना जरूरी है। असिमेट्रिक कार्बन एटम मतलब ऐसा कार्बन एटम जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम से बॉन्डेड हो, बट कैसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम? डिफरेंट। कायरल कार्बन एटम या असिमेट्रिक कार्बन एटम मतलब ऐसा कार्बन एटम विच बॉन्डेड टू द डिफरेंट एटम एंड ग्रुप ऑफ एटम, राइट। जैसे ये कार्बन एटम XYZ डिफरेंट एटम से बॉन्डेड है और जो एक दूसरे से मिरर इमेज शो करता हो वो क्या रहेगा ऑप्टिकली एक्टिव। समझ में आया? तो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड और कीटोन और द कंपाउंड विच प्रोड्यूस सच यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस, या फिर ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोलिसिस में हमको ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड या कीटोन देते हैं, उसको क्या बोलोगे तुम लोग? कार्बोहाइड्रेट। सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर स्वीट इन टेस्ट आर आल्सो कॉल्ड शुगर्स। ओके, कुछ कार्बोहाइड्रेट स्वीट टेस्ट के होते हैं उनको क्या बोलेंगे? शुगर। और जो कार्बोहाइड्रेट स्वीट टेस्ट के नहीं होते उनको क्या बोलोगे तुम लोग? नॉन शुगर। The most common sugar used in our home is named as sucrose. Okay? जो कार्बोहाइड्रेट स्वीट इन टेस्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? शुगर। और जो स्वीट टेस्ट में नहीं होते वो नॉन शुगर्स। तो मोस्ट कॉमनली यूज शुगर जो हमारे घर में यूज होता है वो क्या है? सुक्रोज। तो यहाँ पे तुम लोगों को कार्बोहाइड्रेट की क्लासिकल डेफिनेशन समझी, अभी जो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन यूज होती है वो समझी, कायरल कार्बन असिमेट्रिक कार्बन एटम समझा। ये एक्चुअली हेलोअरिन चैप्टर में भी है, फिर भी मैंने तुम लोगों को यहाँ पे एक बार बता दिया। ओके, अभी देखते हैं आगे का। वेयर एज द शुगर प्रेजेंट इन मिल्क इज नोन एज द लैक्टोज। ओके, जो हमारे घर में डेली जो शुगर यूज होता है वो शुगर कौन सा है? शुक्र। और जो शुगर मिल्क में प्रेजेंट होता है उस शुगर को क्या बोलोगे? लैक्टोज शुगर। ओके, कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड सैकराइड्स। कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड्स भी कहा जाता है। ग्रीक सैकरॉन मीन्स शुगर। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स को एक और नाम दिया गया है सैकराइड्स, तो उसका मीनिंग क्या है? सैकरॉन मीन्स शुगर। समझ में आया यहाँ पे तुम लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स का इंट्रोडक्शन? ओके, सो स्टूडेंट्स अभी हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई किस तरीके से किया जाता है ये हम इस टॉपिक में देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है? जब वाटर के साथ में कार्बोहाइड्रेट की रिएक्शन होती है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा या फिर उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसके हिसाब से कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो हम इसको कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन हाइड्रोलिसिस। ओके, हाइड्रोलिसिस करने के बाद में कार्बोहाइड्रेट का क्या बिहेवियर होगा उसके हिसाब से कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन किया गया है। They have been broadly divided into following three groups. Okay, कार्बोहाइड्रेट को following three groups में डिवाइड किया गया है। First one is the monosaccharide, second is the oligosaccharides and third is the polysaccharides. Okay, हम ये तीनों को भी वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं। अ कार्बोहाइड्रेट्स दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर टू गिव अ सिंपल यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड और कीटोन इज कॉल्ड अ मोनोसैकेराइड। ओके, जो कार्बोहाइड्रेट को हम लोग और ज्यादा हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं, समझ में आए? जिस कार्बोहाइड्रेट को हम लोग वाटर के साथ में रिएक्शन करके और हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, जिससे हम लोगों को और सिंपलर यूनिट मिलेंगे, मतलब पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और अलग सिंपलर यूनिट नहीं मिलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोसैकेराइड। समझ में आए? मोनोसैकेराइड मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो क्या रहेंगे? सिंपल कार्बोहाइड्रेट रहेंगे, जिनको हम लोग और हाइड्रोलाइज करके उससे और सिंपलर यूनिट नहीं पा सकते हैं, उसको तुम लोग क्या बोलोगे? मोनोसैकेराइड। समझ में आया?
a carbohydrate that cannot be hydrolyzed further to give a simpler unit of polyhydroxyaldehyde or polyhydroxy ketone. polyhydroxyaldehyde या polyhydroxy ketone मतलब भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनको हम लोग हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, जिससे हम लोगों को सिंपलर और सिंपलर कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल सकते, उसको तुम लोग क्या बोलोगे, मोनोसैकेराइड। About 20 monosaccharides are known to occur in nature. Okay, near about 20 monosaccharides nature में मिलते हैं। Some common examples of glucose, fructose, ribose. Okay, ये किसके एग्जाम्पल है, मोनोसैकेराइड्स के, जिनका एग्जाम्पल क्या है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोस। ओके, देन हम लोग देखते ओलिगोसैकेराइड्स। अभी एक बात सुन लो, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोस सबका फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम। क्या रहेगा फॉर्मूला फिर, C6H12O6। ये सारे मोनोसैकेराइड्स का फॉर्मूला कॉमन रहेगा, ठीक है, C6H12O6। देन देखते हैं हम लोग ओलिगोसैकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स दैट yield 2 to 10 monosaccharide units on hydrolysis are called oligosaccharides. जो कार्बोहाइड्रेट वाटर के साथ में रिएक्ट करके 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट को देते हैं, उनको क्या बोलोगे, ओलिगोसैकेराइड। समझ में आया, कार्बोहाइड्रेट दैट yield 2 to 10 monosaccharide unit on hydrolysis are called oligosaccharides. जो कार्बोहाइड्रेट 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट हाइड्रोलिसिस से देते हैं, वाटर के साथ में रिएक्ट करके देते, उससे क्या बोलोगे, ओलिगोसैकेराइड। They are further classified as disaccharide, trisaccharide, tetrasaccharide, etc. depending upon the number of monosaccharide. जो कार्बोहाइड्रेट 2 मोनोसैकेराइड यूनिट देते होंगे ऑन हाइड्रोलिसिस, उसको क्या बोलोगे तुम लोग, डाइसैकेराइड। समझ में आया, कार्बोहाइड्रेट दैट yield 2 मोनोसैकेराइड यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड डाइसैकेराइड। जो कार्बोहाइड्रेट 3 मोनोसैकेराइड यूनिट देते होंगे, उनको क्या बोलोगे, ट्राइसैकेराइड। जो कार्बोहाइड्रेट 4 मोनोसैकेराइड यूनिट देते होंगे, उनको क्या बोलोगे, टेट्रासैकेराइड। जो कार्बोहाइड्रेट 5 मोनोसैकेराइड यूनिट देते होंगे ऑन हाइड्रोलिसिस, उसको क्या बोलोगे, पेंटासैकेराइड्स। ऐसे एक्सेट्रा। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉमनली ओलिगोसैकेराइड। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट को देते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस को, उसको क्या बोलोगे तुम लोग, ओलिगोसैकेराइड्स। सबसे पहले ये हम देख लेते पूरा पैराग्राफ, फिर मैं ओलिगोसैकेराइड्स के एग्जांपल समझा के देती हूँ। Amongst these, the most common are disaccharide. इनमें सबसे ज्यादा कॉमन क्या होते हैं, डाइसैकेराइड। The 2 monosaccharide unit obtained on hydrolysis of a disaccharide may be same or different. Okay? डाइसैकेराइड को जब हाइड्रोलिसिस करते हो तो उससे क्या मिलेंगे तुम लोगों को, 2 मोनोसैकेराइड यूनिट मिलेंगे। वो दोनों मोनोसैकेराइड यूनिट सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1 molecule of sucrose on hydrolysis gives 1 molecule of glucose and 1 molecule of fructose. Okay? अगर सुक्रोज क्या है, डाइसैकेराइड है। सुक्रोज को अगर हाइड्रोलिसिस करते हो तो वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज देगा और 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज देगा। ओके, दोनों भी क्या है, डिफरेंट मोनोसैकेराइड यूनिट है। वेराज माल्टोज भी क्या है, डाइसैकेराइड है, गिव्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ ओनली ग्लूकोज। ओके, बट माल्टोज ये जो डाइसैकेराइड का तुम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो तुम लोगों को क्या करेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज देगा। ओके, तो ये हुआ ओलिगोसैकेराइड्स का। अभी हम लोग देखते हैं ओलिगोसैकेराइड्स का एग्जांपल। मैंने क्या बताई थी ओलिगोसैकेराइड्स की डेफिनेशन, जो कार्बोहाइड्रेट ऑन हाइड्रोलिसिस 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट को इल्ट करते। द कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलिसिस इल्ट 2 to 10 monosaccharide unit which is known as the oligosaccharide. तो oligosaccharide again classified into the disaccharide, trisaccharide, tetrasaccharide, pentasaccharide, हेक्सासैकेराइड, हेप्टासैकेराइड, ऑक्टासैकेराइड, नोनासैकेराइड, डेकासैकेराइड। 2 to 10 करते तो हम उसको अगेन क्लासिफाई कर सकते हो। देन फिर डाइसैकेराइड क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट 2 मोनोसैकेराइड यूनिट को इल्ट करेगा ऑन हाइड्रोलिसिस, उसको क्या बोलोगे, डाइसैकेराइड। ओके, तो सारे डाइसैकेराइड का कॉमन फॉर्मूला होता है C12H22O11। ओके, तो ये डाइसैकेराइड क्या करते हैं, 2 मोनोसैकेराइड यूनिट को क्या करेंगे,
इल्ट करेंगे विच ऑन हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे देखो मोल्टोस, मोल्टोस को अगर तुम लोग वाटर के साथ में रिएक्ट करोगे तो वो क्या देगा तुम लोगों को, ग्लूकोज ग्लूकोज। लैक्टोज को करोगे तो ग्लूकोज गैलेक्टोज, सुक्रोज को करोगे तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज। ओके, यहाँ पे मैंने डाइसैकेराइड्स के रिएक्शन भी दिखाई है। ओके, डाइसैकेराइड का एग्जांपल सुक्रोज, फॉर्मूला C12H22O11, मोल्टोज सेम फॉर्मूला, लैक्टोज सेम फॉर्मूला। हाइड्रोलिसिस कर रहे हो मतलब वाटर के साथ में रिएक्ट कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट। सुक्रोज के लिए इन्वर्टेज, माल्टोज के लिए माल्टेज और लैक्टोज के लिए लैक्टेज। ओके, हाइड्रोलिसिस, सुक्रोज क्या कर रहा है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दे रहा है, माल्टोज क्या कर रहा है, ग्लूकोज और ग्लूकोज दे रहा है, और लैक्टोज क्या कर रहा है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज दे रहा है। सबके मोनोसैकेराइड के फॉर्मूले क्या है यहाँ पे से। तो ये क्या हुआ, डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड which on hydrolysis gives 2 monosaccharide unit, उसे क्या बोलोगे, डाइसैकेराइड। देन ट्राइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड which on hydrolysis give 3 monosaccharide unit, उसको क्या बोलोगे, ट्राइसैकेराइड। यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया है रेफिनोज, ग्लूकोज फ्रुक्टोज गैलेक्टोज। ओके, यहाँ पे फिर मैंने अभी प्रोडक्ट ऊपर ही लिखा था इसलिए मैंने प्रोडक्ट नहीं लिखा, बस रिएक्शन है। ये क्या है, ट्राइसैकेराइड। सारे ट्राइसैकेराइड का कॉमन फॉर्मूला रहेगा C18H32O16। ओके, ये 3 मोनोसैकेराइड यूनिट दे रहे तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को बढ़ा दिया। ओके, ट्वाइस H2O किया और हम लोगों को क्या मिलेगा, ग्लूकोज फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज, जिसका फॉर्मूला यही रहेगा C6H12O6। देन टेट्रासैकेराइड C24H42O21। ओके, विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स द 4 मोनोसैकेराइड यूनिट, उसका एग्जांपल है स्टैकायोज। तो वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ गैलेक्टोज देगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज और 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज देगा। यहाँ पे भी मैंने लिख दिया 4 मॉलिक्यूल्स दे रहे हैं वो, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ में उसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। ओके, देन पेंटासैकेराइड, पेंटासैकेराइड विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ओके, तो यहाँ पे देखो पेंटासैकेराइड C30H52O26, उसका एग्जाम्पल दिया है वर्बेस्कोज। ओके, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैलेक्टोज देंगे, एक ग्लूकोज देगा और एक फ्रुक्टोज देगा। ये हो गया पेंटासैकेराइड्स। ओके, अब पेंटासैकेराइड को हाइड्रोलिसिस करने के लिए 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की जरूरत है। इसका मीनिंग क्या है कि जितने नंबर ऑफ सैकेराइड्स रहेंगे उसको हाइड्रोलिसिस करने के लिए तुम लोगों को वाटर मॉलिक्यूल्स को बढ़ाते जाना पड़ेगा। डाइसैकेराइड के लिए 1, ट्राई के लिए 2, टेट्रा के लिए 3, पेंटा के लिए 4, ओके, हेक्सा के लिए 5, ऐसे। अभी ये फॉर्मूले तुम लोगों को याद रखने हैं, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड। तो कैसे याद रखो, तो ये फॉर्मूले को याद रखने के लिए इसका ना डिफरेंस याद रखोगे तो तुम लोगों को अपने आप ये फॉर्मूला याद रहेगा। ओके, अभी देखो इनमें एक कॉमन डिफरेंस है। डाइसैकेराइड के पास कितने कार्बन है, 12। ट्राइसैकेराइड के पास में कितने कार्बन है, 18। 18 माइनस 12 कितने होता है, 6। 12 प्लस 6 18, मतलब C6। हाइड्रोजन कितने डाइसैकेराइड में, 22, और ट्राइसैकेराइड में कितने, 32। 22 प्लस 10 32, मतलब C6H10O5, H10। ओके, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, 11, और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, 16, राइट। तो क्या होगा, 11 प्लस 5 16 हो गया, मतलब C6H10O5। ये डिफरेंस को तुम लोग याद रखो। डाइसैकेराइड में अगर तुम लोग C6H10O5 ऐड करोगे तो तुम लोगों को ट्राइसैकेराइड मिलेगा। अभी यहाँ पे देखो 12 प्लस 6 18, 22 प्लस 10 32, 11 प्लस 5 16। ट्राइसैकेराइड में ये ऐड करोगे तो टेट्रासैकेराइड मिलेगा, टेट्रासैकेराइड में ये ऐड करोगे तो पेंटासैकेराइड मिलेगा। मतलब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं, बस इसके लिए एक ट्रिक याद रखो, C6H10O5। ये तुम लोगों को इसका डिफरेंस याद रखना है, अपने आप इसके फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। तो समझ में आ गया, ये हो गया तुम्हारा ओलिगोसैकेराइड्स। अभी हम लोग देखते हैं उसका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज द पॉलीसैकेराइड। Polysaccharide, carbohydrate which yield a large number of monosaccharide unit on hydrolysis are called the polysaccharide। जिस कार्बोहाइड्रेट को तुम लोग हाइड्रोलिसिस करते हो तो इतने नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट वो इल्ड करेगा जो हम लोग काउंट नहीं कर सकते। नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट को वो इल्ड करेगा, उसको क्या बोलोगे तुम लोग, पॉलीसैकेराइड। समझ में आप पॉलीसैकेराइड किसको बोलोगे, कार्बोहाइड्रेट विच इल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस से जो कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट को
प्रोड्यूस करते हैं उसे क्या बोलोगे तुम लोग? पॉलीसैकेराइड। ओके, समझ में आया? कार्बोहाइड्रेट विच यील्ड अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करके जो कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट को प्रोड्यूस करते हैं उसे क्या बोलोगे? पॉलीसैकेराइड। पॉली मतलब मेनी। सम कॉमन एग्जांपल्स आर स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन्स, गम्स एक्सेट्रा। ये किसके एग्जाम्पल है? पॉलीसैकेराइड के। ओके, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, गम्स एक्सेट्रा। पॉलीसैकेराइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। ओके, पॉलीसैकेराइड्स स्वीट टेस्ट के नहीं रहते, तो हम इसको क्या बोलते हैं? नॉन शुगर्स। ओके, तो इससे क्या पता चलता है? ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट कार्बोहाइड्रेट को दो तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। कौन सा? शुगर और नॉन शुगर। जो कार्बोहाइड्रेट स्वीट टेस्ट देते हैं उनको क्या बोलोगे? शुगर। और जो कार्बोहाइड्रेट स्वीट टेस्ट नहीं देते उनको क्या बोलोगे? नॉन शुगर। तो याद रखो, जो मोनोसैकेराइड है और वो डाइसैकेराइड है वो क्या है? शुगर। और पॉलीसैकेराइड्स है वो क्या है? नॉन शुगर। अभी कार्बोहाइड्रेट को फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स में आल्सो बी फर्दर क्लासिफाइड एज आइदर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ओके, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग अगेन क्लासिफाई करते हैं रिड्यूसिंग शुगर में और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में। ओके, तो जो कार्बोहाइड्रेट अभी यहाँ पे फेलिंग सॉल्यूशन और टोलेंस रिएजेंट, ये टॉपिक मैंने तुम लोगों को नहीं पढ़ा है, तो सबसे पहले याद रखो कि ये फेलिंग सॉल्यूशन और टोलेंस रिएजेंट क्या है। तुम लोगों ने अल्डिहाइड नाम सुने हो, फंक्शनल ग्रुप, राइट। तो फेलिंग सॉल्यूशन, टोलेंस रिएजेंट, ये किसी कंपाउंड में अल्डिहाइड प्रेजेंट है क्या नहीं वो जानने के लिए यूज किया जाता है। मतलब ये एक टेस्ट है अल्डिहाइड के प्रेजेंस और एब्सेंस की। किसी कंपाउंड में अल्डिहाइड प्रेजेंट है या नहीं ये जानने के लिए फेलिंग सॉल्यूशन और टोलेंस रिएजेंट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट में आल्सो भी क्लासिफाइड एज आइदर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो याद रखो, जो कार्बोहाइड्रेट फेलिंग सॉल्यूशन और टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करते हैं उनको क्या बोलोगे? रिड्यूसिंग शुगर। और जो कार्बोहाइड्रेट फेलिंग सॉल्यूशन और टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करते हैं उसको क्या बोलोगे? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। याद रखोगे, दोज कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टोलेंस रिएजेंट आर रेफर्ड टू एज अ रिड्यूसिंग शुगर, एंड दोज कार्बोहाइड्रेट विच डू नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टोलेंस रिएजेंट उसको क्या बोलोगे? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। याद रखोगे, फेलिंग सॉल्यूशन और टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करने वाले रिड्यूसिंग शुगर, और फेलिंग सॉल्यूशन और टोलेंस रिएजेंट को जो रिड्यूस नहीं करते वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ओके, तो फिर नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल है सुक्रोज। सुक्रोज डाइसैकेराइड जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल है। और रिड्यूसिंग शुगर के एग्जांपल सारे के सारे मोनोसैकेराइड्स, सारे के सारे जो मोनोसैकेराइड्स है वो क्या रहेंगे? तुम्हारे रिड्यूसिंग शुगर। उसके अलावा माल्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रुक्टोज, ये भी क्या है? सारे के सारे जितने भी है ये सारे के सारे क्या रहेंगे? रिड्यूसिंग शुगर। तो याद रखो, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है सुक्रोज और रिड्यूसिंग शुगर है तुम्हारे ऑल मोनोसैकेराइड्स। ओके, तो याद रखो ये सारी चीजें, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज, दीज आर ऑल्सो द रिड्यूसिंग शुगर। और एक बात याद रखो, लैक्टोज और माल्टोज क्या है? डाइसैकेराइड है। लैक्टोज और माल्टोज डाइसैकेराइड से फिर भी ये रिड्यूसिंग शुगर है, और सुक्रोज डाइसैकेराइड होने के बावजूद भी ये कैसा है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ओके, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस। मोनोसैकेराइड, उसको फर्दर हाइड्रोलिसिस करके सिंपलर यूनिट नहीं मिल सकती या सिंपलर कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल सकती, वो मोनोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट देते, वो ओलिगोसैकेराइड, जिसमें डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड एक्सेट्रा। एंड पॉलीसैकेराइड जो लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट देते हैं हाइड्रोलिसिस, वो क्या रहेंगे? पॉलीसैकेराइड्स। फिर हमने शुगर और नॉन शुगर में भी कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन देखा, और रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी, शुगर के भी फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन देखा। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई किया हमने ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन द हाइड्रोलिसिस, ऑन द बेसिस ऑफ द स्वीटनेस मतलब शुगर और नॉन शुगर, एंड फिर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ओके,
अभी हम लोग देखते हैं मोनोसैकेराइड्स का और फर्दर क्लासिफिकेशन, ठीक है। Monosaccharides. Monosaccharides are further classified on the basis of number of carbon atoms and the functional group present in them. Okay? मोनोसैकेराइड को और फर्दर क्लासिफाई किया जाता है कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम उसमें प्रेजेंट है उसके बेस पे और कौन से फंक्शनल ग्रुप उसमें प्रेजेंट है उसके बेसिस पे। मोनोसैकेराइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन देम and functional group present in them. Okay. If a monosaccharide contain aldehyde group, अगर मोनोसैकेराइड में अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, अल्डोज। एंड अगर मोनोसैकेराइड में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, कीटोस। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप मोनोसैकेराइड को क्लासिफाई कर रहे हैं। अगर उसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे अल्डोज, और अगर उसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोलेंगे, कीटोस। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स constituting the monosaccharide is also introduced in the name as is evident from the example. Okay, अब नंबर ऑफ कार्बन एटम के हिसाब से भी उसको क्लासिफाई किया गया है, तो इसको भी ये जो अल्डोज और कीटोस के साथ में जोड़ा गया है। मतलब अगर सपोज टू बी तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट में 3 कार्बन एटम है तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम वो क्या बना, ट्रायोस। बट अगर उसमें अल्डिहाइड प्रेजेंट है तो वो क्या बनेगा, अल्डोट्रायोस। कीटोन प्रेजेंट है तो कीटोट्रायोस। 4 कार्बन एटम है तो टेट्रोस, अल्डिहाइड है तो अल्डोटेट्रोस, कीटोन है तो कीटोटेट्रोस। 5 कार्बन एटम है तो पेंटोस, अल्डिहाइड है तो अल्डोपेंटोस, कीटोन है तो कीटोपेंटोस। 6 कार्बन एटम है तो हेक्सोस, अल्डिहाइड है तो अल्डोहेक्सोस एंड कीटोन है तो कीटोहेक्सोस। 7 कार्बन एटम है तो हेप्टोस, अल्डिहाइड है तो अल्डोहेप्टोस एंड कीटोन है तो कीटोहेप्टोस। ओके, तो ये हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस। अगर अल्डिहाइड प्रेजेंट तो अल्डोस, ओके, एंड कीटोन प्रेजेंट है तो कीटोस। बट हम लोग इसको उसके साथ में जोड़ के लिखते हैं, मतलब 3 कार्बन है तो अल्डोट्रायोस, अल्डिहाइड है तो, एंड अगर 3 कार्बन है और कीटोन ग्रुप है तो कीटोट्रायोस। ओके, उसके एग्जांपल और डिटेल्स में देख लेते हैं ताकि तुम लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड। ये देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। ओके, ये किसका क्लासिफिकेशन है, मोनोसैकेराइड्स का। ओके, तो सुन लो यहाँ पे, सॉरी मैंने तुम लोगों को राइबोस का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6 बोला था, वो बाय मिस्टेक बोल दिया था। राइबोस का जो फॉर्मूला है C5H10O5 है। ओके, तो ये याद रखो। तो अभी यहाँ पे देखो अल्डोजेस, अल्डोजेस मतलब अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट रहने वाले। तो यहाँ पे देखो ग्लिसर अल्डिहाइड, कितने कार्बन एटम है, 1 2 3, 3 कार्बन एटम है तो हम इसको अल्डोट्रायोस भी बोल सकते हैं, बट ये किसका एग्जाम्पल है, ग्लिसर अल्डिहाइड। राइबोस, राइबोस में 5 कार्बन एटम है और अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे देखो CHO, तो हम इसको अल्डोपेंटोस भी बोल सकते हैं या फिर राइबोस। यहाँ पे देखो हेक्सोस शुगर, यहाँ पे भी अल्डिहाइड है, यहाँ पे भी अल्डिहाइड है। ग्लूकोज C6H12O6 एंड गैलेक्टोज C6H12O6, तो हम इसको अल्डोहेक्सोस भी बोल सकते हैं। देन कीटोसिस, कीटोसिस में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, 3 कार्बन एटम है तो हम इसको कीटोट्रायोस भी बोल सकते हैं या फिर इसका नाम है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। देन राइबुलोज, इसमें 5 कार्बन है, तुम लोग कीटोपेंटोस भी बोल सकते हो। फ्रुक्टोज, इसमें 6 कार्बन है, यहाँ पे ऊपर में इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले दिए हैं, या फिर तुम लोग इसको क्या बोल सकते हो, कीटोहेक्सोस बोल सकते। ओके, तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। ओके, राइबोस का फॉर्मूला याद रखो C5H10O5 एंड राइबोलोज का फॉर्मूला भी है C5H10O5। डिफरेंस क्या है, इसमें अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, तो ये हो गया classification of monosaccharides on the basis of the number of carbon atoms present in them. Okay, so this is the classification of carbohydrates. तो यहाँ पे तुम्हारा classification of carbohydrate finish होता है। तुम ये वीडियो को बहुत अच्छे से केयरफुली देखो ताकि तुम्हारा ये पोर्शन अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू।